नमस्कार सबको। मैं नूरजहाँ बेगम से आप सबके सामने बहू की विदा नामक एकांकी जो विनोद रस्तोगी जी से लिखा हुआ है, तो उसकी समरी को लेकर या उसके सारांश को लेकर मैं प्रस्तुत हुई हूँ। हिंदी के सुप्रसिद्ध एकांकीकार विनोद रस्तोगी जी द्वारा यह लिखित बहू की विदा जो है वो ये एक सामाजिक और पारिवारिक जीवन के अनुभवों को हमारे सामने इनके द्वारा इस एकांकी के द्वारा रखा है। इन्होंने इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने हमारे समाज में व्याप्त दहेज की प्रथा जो है वो जो समस्याएं हैं उसे बखूबी यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया है। अभी यहाँ पर 5 मुख्य पात्र हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। 2 परिवार हैं यहाँ पर। एक जीवनलाल का परिवार है जिसमें उनकी पत्नी राजेश्वरी है, उनका बेटा रमेश है और उनकी बेटी जो है गौरी है। तो ये एक परिवार हो गया। दूसरे परिवार में यहाँ पर प्रमोद और कमला जो कि भाई बहन है, और विमला और कमला की और एक बहन है। तो इतना कैरेक्टर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो कमला नामक लड़की को जीवनलाल जी के बेटे जो रमेश हैं उनके साथ शादी हो जाती है। होने के बाद यहाँ पर ये जो स्टोरी प्रारंभ होती है, यह कहानी जो प्रारंभ होती है उस संदर्भ में यहाँ पर प्रमोद जो है पहले सावन पर अपने बहन को लेकर जाने के लिए, मायके लेकर जाने के लिए आता है तो उसके ससुराल। तो वहाँ पर जीवनलाल जो है वो तैयार नहीं होते हैं उनकी बहू को भेजने के लिए, क्योंकि शादी के संदर्भ में कमला के लिए जो भी दहेज के लिए बात की गई थी उसमें से 5,000 रुपये देना अभी बाकी था। तो इसीलिए यहाँ पर जीवनलाल जो है बहुत ही कठोर वचन करके बात करके प्रमोद को धुतकार देते हैं और बोलते हैं कि उनको अपने 5,000 रुपये लेकर आके दें और मेरे जो मरहम जो ज़ख्म हुआ है मेरे दिल पर उसका मरहम का काम तुम करके आओ, क्योंकि सभी लोगों के सामने मेरी बहुत ही इज्जत जा चुकी है। तो इसीलिए तुम मुझे पैसा लेकर आओ 5,000, उसके बाद तुम अपनी बहन को लेकर जाओ। तो प्रमोद जो है जीवनलाल से अपनी बहन को मायके भेजने की प्रार्थना करता है। लड़की वाला होने के कारण उस पर होने वाले अन्याय का विरोध भी करता है। इस पर जीवनलाल उसे अपनी बेटी गौरी के विवाह का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि देखो अभी मेरी भी बेटी आएगी, कैसे मैंने उसको लाड़ प्यार से पाला परवरिश किया उसी तरह से उसकी शादी भी की। कोई भी एक रुपए का उसका मैंने वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं किया या किसी को इस शादी से ऐतराज़ नहीं था। बहुत ही धूमधाम से किया मैंने। लड़के वाले होते हुए भी हमारी मूंछ जो है वो ऊंची है, तुम्हारे जैसे नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि उनका बेटा रमेश अपनी बहन गौरी को अभी जाकर विदा करके लेकर आएगा, यहीं पर बैठो और देखते रहो। तो प्रमोद अपनी बहन कमला से मिलता है और उसे सांत्वना देते हुए कहता है कि वो वापस आएगा, ज़रूर आएगा, 5,000 रुपये लेकर आएगा और जीवनलाल को देगा और तुम्हें यहाँ से लेकर जाएगा। तो उतने में बहन पूछती है कि कैसे 5,000 रुपये इकट्ठा हो सकते हैं। तो उतने में प्रमोद कहता है कि तुम आओगी, ज़रूर आओगी, क्योंकि मैं अभी जाऊंगा और घर बेचूंगा, घर बेचकर दहेज के पैसे इकट्ठा करूंगा और यहाँ पर इनके मुंह पर मारूंगा और तुम्हें लेकर जाऊंगा। इस पर कमला जो है मुझसे समझाती है और कहती है कि घर भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, दूसरी बहन भी है विमला, जिसकी भी शादी की जिम्मेदारी जो है वो तुम्हारे सिर पर है। तो इसीलिए अभी जो भी छोटा मोटा घर हमारा बचा हुआ है उसे भी अगर बेच दोगे तो यहाँ पर उसकी शादी के समय बहुत ही दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। माँ जी बहुत ही साथ रहती है, अच्छी रहती है, और जो अभी मेरी ननंद आएगी वो भी बहुत अच्छी है, दोस्त के जैसे रहती है, सहेली के जैसे। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ भैया, तुम यहाँ से चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है पैसों की इंतज़ाम करने की। तो उतने में कमला की सास जो है दहे राजेश्वरी वो आती है, आकर ऊपर से देखती है कि प्रमोद और कमला जो है दोनों बहुत ही कुछ गाढ़े बातों में लगे हुए हैं और कमला के आंखों में आंसुएं टपक रही हैं। तो इसे देखते ही राजेश्वरी को पता चल गया है कि यहाँ पर जीवनलाल ने कुछ तो किया है। तो इसीलिए राजेश्वरी पूछती है कि क्या हुआ, कितने पैसों का डिमांड किया है तुम्हारे ससुर ने।
तो उतने में प्रमोद बोलता है 5,000 रुपये जो हमें देना है वो मांग रहे हैं माँ जी, मैं लेकर आऊँगा और आकर मेरे कमला को बाइज़्ज़त मैं लेकर जाऊँगा। तो उतने में राजेश्वरी कहती है अपने जो कमर में जो चाबियों का गुच्छा था उसे अपनी बहू के हाथ में देती है और कहती है जा अलमारी से 5,000 रुपये लेकर आ और अपने ससुर के मुंह पर मार और निकल के जा यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है उनकी बात सुनने की। तो यहाँ पर प्रमोद और कमला जो हैं गरीब ज़रूर थे, मगर यहाँ पर उनको संस्कार जो है उनके माता पिता ने बहुत अच्छे से दिया हुआ था। पैसों के लिए कभी भी इस तरह से दूसरों की इज़्ज़त उछालना या बड़ों को यहाँ पर इनकार करना या ज़ोर से बात करना इन्होंने कभी नहीं सीखा था। इसीलिए यहाँ पर प्रमोद बोलता है कि नहीं चाहिए, हम लोग कैसे भी इसका पैसों का इंतज़ाम करेंगे। तो उतने में यहाँ पर गाड़ी आ जाती है, रमेश जो है कार में आता है तो जीवनलाल बहुत खुश हो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से अपने जो पत्नी है राजेश्वरी को उसे बोलते हैं कि जाओ जाकर एक इसकी जो है आरती की थाली लेकर आओ, बेटी आ गई, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम, इस तरह से बहुत ही ज़ोरों से भाग दौड़ करते रहते हैं। तो उतने में रमेश जो है गाड़ी में से उतरते हैं और अकेले घर के अंदर आते हैं। तो जो हमारे जो जीवनलाल थे वो एक बार जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, अपनी बेटी को ढूंढने लगते हैं और पूछते हैं कि अरे गौरी कहाँ दिखाई नहीं देती। तो उतने में रमेश जो है वो बोलते हैं कि उनके ससुराल वालों ने उनसे नहीं भेजा क्योंकि उनको कुछ और पैसों की ज़रूरत है और दहेज उन्होंने मांगा है। तो इसीलिए जीवनलाल जो है बहुत ही आग बबूला हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने कभी उनकी शादी में 1 रुपए का भी कोई भी मैंने यहाँ पर रोक टोक नहीं की, जितना उन्होंने पूछा था उससे ज़्यादा दिया, जितना मेरे पास था वो सब कुछ मैंने उनके ऊपर न्यौछावर कर दिया, फिर भी उन्होंने दहेज मांगा। तो इस तरह से गुस्सा करते हैं। तो राजेश्वरी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है कि देखा, जब सिर के ऊपर पानी डालते हैं ना तो वो पैरों पे आता ज़रूर है, तो जैसी करनी वैसी भरनी, जो आपने किया वो आपके ऊपर भगवान ने अभी इसी वक्त दिखा दिया, इसमें कोई देरी नहीं हुई। तो इसीलिए जीवनलाल फिर से उसे देखता है और कहता है कि क्या कहना चाहती हो तुम, देखो आपने, राजेश्वरी कहती है कि देखिए आपने अपनी बहू के लिए क्या किया, जब उनके भाई लेकर जाने के लिए आए तो आपने दहेज को यहाँ पर डिमांड रखा, तो आपने भेजने से इनकार किया, तो उसी तरह सेम आपकी बेटी को भी वहाँ पर हुआ। तो इसीलिए बहुएं जब घर आती हैं तो हमें उनको बेटियों का दर्जा देना चाहिए, ना कि हमारा देखने का नज़रिया बहुओं के जैसे रहना चाहिए। जब कहीं हम जाकर अपने बहुओं को खुश रखेंगे तो हमारे बेटियाँ भी दूसरी जगह खुश रहेंगी। तो इस तरह से यह बोलती है। बोलने के बाद जीवनलाल को उनकी गलतियों का जो है, जो भी उन्होंने गलती की थी उसका एहसास होता है और प्रमोद को कहते हैं कि अपनी बहन को लेकर जाओ। तो इससे इज़्ज़त भरी अपने बहन को जो है वहाँ से लेकर निकलते हैं। तो यहाँ पर जीवनलाल अपनी गलतियों का एहसास कर लेते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर इस एकांकी के द्वारा दहेज मुक्त समाज निर्माण करने के बारे में एक यहाँ पर हम लोगों को जो है पाठ मिला है। और दूसरा जो है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने बहुओं को बेटियों का दर्जा नहीं देते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक संदेश बहुत अच्छे से इस एकांकी के द्वारा हमें मिला है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो कर्मा बोलते हैं हम लोग जो करते हैं वो हम लोगों को मिलता ज़रूर है। अभी नहीं तो थोड़ी देर में तो भी, या तो कल या तो परसों या 1 साल के बाद या कभी भी हम लोगों को मिलेगा ज़रूर। इसीलिए अगर हम लोग अच्छा करेंगे तो उसका फल हमें अच्छा ही मिलेगा, अगर हम बुरा करेंगे तो उसका फल बुरा मिलेगा करके हम लोगों को इस एकांकी से सीखने के लिए मिला। धन्यवाद सबको, आशा करती हूँ आप सबको समझ में गया होगा। धन्यवाद, नमस्ते।